चलिए बात कर लेते हैं अब रचनावाद की, कि आखिरकार रचनावाद क्या होता है। देखिए रचनावाद में बेसिकली क्या होता है, अब इसमें जो आपको मेन बात समझनी है, रचनावाद में बेसिकली यहां पर एक्टिव हो जाता है बच्चा। ठीक है, यहां पर कौन हो जाता है, जो यहां पर जो बच्चा होता है, तो बच्चा यहां पर हो जाता है भाई आपका एक्टिव हो जाता है यहां पर बच्चा। और बच्चा एक्टिव होकर क्या काम करता है, अपने ज्ञान का खुद से निर्माण करता है। क्या काम करता है, ज्ञान का खुद से निर्माण करता है बच्चा। यहां पर क्या काम करता है, खुद से निर्माण करता है, यानी खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपने ज्ञान का। अब खुद से अपने ज्ञान का कैसे निर्माण करता है यहां पर बच्चा, खुद से बच्चा ज्ञान का जो निर्माण करता है वो करता है अपना लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। ठीक है, कैसे करता है अपने ज्ञान का निर्माण, वो करता है अपना बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। जब बच्चा खुद करके सीखता है, किससे सीखता है, जब बच्चा खुद करके सीखता है उसके माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जो बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यानी कि जो पूर्व अनुभव है, तो पूर्व अनुभव का यूज करके बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने नई नॉलेज का पूर्व अनुभव का यूज करके बच्चा क्या काम करता है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। देखिए जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादियों ने बेसिकली ये कहा था कि जो बच्चा होता है वो ब्लैंक पेपर के समान होता है। ठीक है, तो बच्चे को ब्लैंक पेपर के समान मान दिया। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म हुए, जो आपके रचनावादी हुए, उन्होंने कहा बच्चा ब्लैंक पेपर के समान नहीं है। ठीक है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो अपनी मातृभाषा लेकर आता है, बच्चा अपने अनुभव लेकर आता है, तो इन्होंने बच्चे के ये कहा कि बच्चा स्कूल में अपनी पूंजी से लैस होकर आता है। ठीक है, और बच्चा साथ में अपने अनुभव लेकर आता है, तो वो जो पूर्व अनुभव होते हैं उन्हीं पूर्व अनुभव का यूज करके बच्चा क्या काम करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे ये कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नए नए अपने ज्ञान की रचना कर रहा है। आप कहोगे सर इसके पूर्व ज्ञान है, भाई समझ लो इमेज ऐसी मिली थी तो ये इमेज बिल्कुल सही बैठ रही है। ये क्या काम करता जा रहा है, नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता जा रहा है। ये जिस तरीके का ये पुल सा कुछ बना रहा है, पुल बना रहा है, क्या कर रहा है, जो भी बना रहा है, तो आप लोग समझ लो इस इमेज के माध्यम से कि अपना क्या काम कर रहा है, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता जा रहा है। उसके अलावा क्या काम कर रहा है यहाँ पर बच्चा, बच्चे को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट कर दूं। ठीक है, उसके अलावा बच्चा क्या काम करता है, जो बच्चा रहता है, बच्चा यहां पर करता है अपना डिस्कवरी मेथड का यूज करता है। ठीक है, बच्चा क्या काम करता है, बच्चा यहां पर यूज करता है डिस्कवरी मेथड का। ठीक है, यानी खोजपूर्ण तरीके का मेथड का ही बच्चा यहां पर यूज करता है। ठीक है, यानी खुद अपना यूज करता है बच्चा, जिसमें वो अपना बच्चा खुद खोजबीन करता है। बच्चा जब बच्चा खुद किसी चीज को खोजबीन करेगा, आप लोग खुद सोचिए, अगर छोटा बच्चा है या आप लोग बड़े बच्चे भी हो, आप लोग खुद सोचने लग जाओ यार CTET के एग्जाम में 140 प्लस नंबर कैसे लाए जाएंगे। अगर आप लोग खुद खोजबीन के माध्यम में लग गए तो आप लोग ऐसी चीज ढूंढ लोगे कि 140 प्लस नंबर के आसपास जरूर पहुंच जाओगे। तो आप लोग अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर जाओगे आप लोग ज्ञान को। ठीक है, खोजबीन के माध्यम का जब आप लोग यूज करोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा क्या काम करता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का यूज करता है। किसका यूज करता है बच्चा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का भी बच्चा यूज करता है, हस्तपरक गतिविधियों का भी बच्चा यूज करता है। यहां पर किसमें, अपना रचनावाद के अंदर इन गतिविधियों का भी बच्चा जो होता है अपना वो यूज करता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चा इसमें क्या काम करता है, सामाजिक अधिगम भी करता है, यानी कि बच्चा सोशल लर्निंग भी करता है। इसी के अंदर क्या करता है, सोशल लर्निंग, यानी कि सामाजिक अधिगम भी बच्चा इसके अंदर करता है, यानी समाज से भी नई नई चीजें सीखता है। क्या काम करता है, समाज से नई नई चीजें सीखकर अपने ज्ञान की रचना करता है, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता रहता है। उसके अलावा बच्चा और क्या काम करता है, उसके अलावा बच्चा क्या काम करता है, जो उसके माइंड के अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती है, उन मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके अपने ज्ञान को और बढ़ाता रहता है और बूस्ट करता रहता है। ठीक है, तो जो मानसिक प्रक्रियाएं जो बच्चे के अंदर चलती रहती है, इन मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके, ठीक है, इन मानसिक प्रक्रियाओं का यूज करके बच्चा अपने ज्ञान को और इसके अंदर तेजी लाता रहता है और इनके अंदर वृद्धि करता रहता है अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करने में, यानी बढ़ाने के अंदर। क्योंकि बच्चा यहाँ कैसे रोल के अंदर है, जो बच्चे की यहाँ पर भूमिका है, वो बच्चे की भूमिका है यहाँ पर एक्टिव की, यानी कि बच्चे की भूमिका है यहाँ पर सक्रिय है। यहाँ पर बच्चा कैसा है, सक्रिय है। अगर बच्चा यहाँ पर सक्रिय है तो भाई टीचर क्या है, यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, यहाँ पर टीचर का रोल खाली इतना है कि टीचर है आपका यहाँ पर सुविधादाता। ठीक है, टीचर यहाँ पर कैसा है, टीचर है यहाँ पर है आपका
सुविधादाता की रोल है कि बस आप फैसिलिटेट करने का काम करिए, ठीक है, ज्यादा और हवा में मत उड़िए, आप फैसिलिटेट करने का काम करिए। तो टीचर का रोल कैसा है? टीचर का रोल है यहाँ पर आपके सुविधादाता का रोल है कि आप बच्चों को सुविधा दीजिए, फैसिलिटेट करिए, और बाकी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी रहती है कि बच्चा अपने ज्ञान का खुद से निर्माण कर जाए, ठीक है। तो ये वाली बातें आपके रचनावाद के अंदर कही हुई है, और इसी को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, और यही आज के सिनेरियो के अंदर, करंट के एरा के अंदर आपका रचनावाद आपका सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका कौन है? आपका बच्चा एक्टिव है। तो जब बच्चा एक्टिव होकर खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए ही ये संप्रदाय आपका इतना ज्यादा विकसित हुआ, और तभी तक आपका चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई रोट लर्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बच्चा यहाँ पर खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, तो उसकी समझ यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित होती जाएगी, ठीक है। तभी आपका जो संप्रदाय है अभी तक ये आपका मतलब चल रहा है, इतना डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक। तो आप लोग समझ गए बेसिकली कि रचनावाद आपका क्या है और किस तरीके से आपका चल रहा है, और बाकी के संप्रदाय से किस प्रकार से आपका ज्यादा डेवलप हुआ, विकसित हुआ, और उनके कंपैरिजन में कितना अच्छा है। तो ये आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे रचनावाद के बारे में। और आपके सीटेट के सिलेबस में सिर्फ आपके रचनावाद से ही क्वेश्चन आता है, बाकी और संप्रदाय से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना, वहां पर आपका और मनोविज्ञान के जो भी संप्रदाय स्कूल है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। वरना कराने को मैं सारा करा देता, लेकिन मनोविज्ञान आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो उसमें करा ही क्या सकते हैं। एग्जामिनर की अगर मूड घूम गया बाई चांस किसी शिफ्ट के अंदर पूछने का, वो एक अलग बात है, वरना आज से पहले तो भाई नहीं आया है, ठीक है। तो ये बात हुई आपके रचनावाद के ऊपर। अब देखिए रचनावाद के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, उनके बारे में कुछ पॉइंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एनसीईआरटी क्या कहता है, उसके बारे में जरा नजर डालते हैं। आपके कमेंट चले गए, कमेंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर जी, लास्ट पॉइंट रिपीट करना। लास्ट पॉइंट कौन सा भाई? अब तो चला गया बोर्ड के ऊपर से। लास्ट पॉइंट कौन सा था? लास्ट पॉइंट आई थिंक आप टीचर का पूछ रहे हो या किसका पूछ रहे हो, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। ठीक ठीक है भाई, चलिए अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है आपके रचनावाद के बारे में नजर डालते हैं। स्टूडेंट अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नए ज्ञान का रचना करता है, नए ज्ञान का क्रिएशन करता है। साथ ही वे अपने अनुभव के आधार पर अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में एनसीईआरटी भी आपको बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान कैसे करता है? कम्युनिकेशन के माध्यम से करता है। कम्युनिकेशन के साथ में एक वर्ड और लिखो, डायलॉग। सीबीएसई वाले बड़ा यूज करते हैं इसको, डायलॉग। कम्युनिकेशन लिखिए, डायलॉग लिखिए, और इंटरेक्शन द्वारा निकाला जाता है। ये आपके ऑप्शन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई समस्या आ गई, या आपके सामने समस्या है सीटेट का एग्जाम, तो यहां पर मान लीजिए अगर कोई आपको समस्या का समाधान करना है, या कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया हो छोटे बच्चे के सामने, ठीक है, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? उसका समाधान निकलेगा आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, डायलॉग करके। तो ये वाली बात आपके किसके अंदर कही जाती है? रचनावाद के अंदर कही जाती है। क्योंकि यहां पर बच्चा क्या है? यहां पर बच्चा एक्टिव है। बाकी जैसे ऊपर व्यवहारवाद की बात मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताई, वहां पर बच्चा एक्टिव नहीं है इतना, ठीक है। वहां पर जो एक्टिव है वो टीचर ज्यादा एक्टिव है। जैसा टीचर बोलता जा रहा है बच्चा ठीक है सर, ठीक है, वो सुनता जा रहा है, ठीक है। आगे है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले, रचनावाद का समर्थन करने वाले बेसिकली कौन है? जो आपको भी पढ़ने हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले हो गए आपके पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। रचनावाद का समर्थन करने वाले हो गए आपके लेव वाइगोत्स्की हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा नोवाक भाई आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपके पूछे जाते हैं। जॉन डीवी का नाम भी कभी कभी इसके अंदर आपका ले दिया जाता है, बट जॉन डीवी भी पता नहीं जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सीबीएसई वाले क्यों नहीं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट मैं आपको करा दूंगा जॉन डीवी के बारे में भी, क्या पता इस बार देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके रचनावाद का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है इन्हीं मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कहते हैं इनका समर्थन करने वाले जो मतलब ये कुछ और भी मनोवैज्ञानिक है, वैसे तो मैंने तो खाली आपको यही बताई है। तो ये कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कि बाल केंद्रित करिकुलम को बढ़ावा देने की बात करते हैं, कि ऐसा करिकुलम बनाइए जो आपका बाल केंद्रित हो, ठीक है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसके फोकस में बच्चा हो।
जो बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के आईक्यू के लेवल के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और जो बच्चे की अगर योग्यता के अकॉर्डिंग ना हो तो उसके अंदर चेंज किया जा सके। यानी करिकुलम ऐसा हो जो आपका लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसके अंदर चेंज भी किया जा सके। और चेंज इसलिए किया जा सके ताकि अगर वो बच्चे की नीड को पूरा नहीं कर रहा हो तो ऐसा करिकुलम आपको बनाना चाहिए। ये आपका रचनावाद कहता है, ठीक है। तो तभी तो रचनावाद आपका ज्यादा फेमस हुआ, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। जहां पर हेल्प के द्वारा काम किया जाता हो, ठीक, यहां पर सहयोग के द्वारा काम किया जाता हो। बेसिकली इसके अंदर आपकी सपोर्ट की बात होती है, जो आप लोग अभी पढ़ोगे, वीडियो जब आगे चलेगी आपकी। जहां पर टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता हो, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता हो। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी, ठीक, क्योंकि मेन रोल ज्यादातर यहाँ पर बच्चे का रहता है, वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक। अब देखिए, जो आपका एग्जाम रहता है, एग्जाम में ज्यादातर आपके क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम या सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि जो क्लासरूम होती है, जो संरचनावादी क्लासरूम होती है, या एक जो सामाजिक संरचनावादी जैसे क्लासरूम से क्वेश्चन आता है, वो किस प्रकार की क्लासरूम होनी चाहिए, उसके ऊपर जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। एक ऐसी क्लासरूम जो रोट लर्निंग की प्रवृत्ति की ना हो। जो कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए जो बच्चे की जो समझ को ज्यादा बढ़ावा दे और जो बच्चे के नए ज्ञान अर्जन को ज्यादा बढ़ावा दे, ठीक है। जहां बच्चा अपने नए ज्ञान को ज्यादा अर्जित कर सके, एक ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए। जहां बच्चा रोट लर्निंग ना करता हो, ऐसी क्लासरूम, ऐसी चीजों की जगह कंस्ट्रक्टिविज क्लासरूम के अंदर नहीं है आपकी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। ऐसी क्लासरूम जिसमें बच्चा क्या हो, एक्टिव हो। तो भाई एक्टिव तो यहां पर बच्चा हर हालत में देखने को आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म आधारित क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने वाली हो और इंटरेस्ट जागृत करने वाली हो। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो टीचर हो वो क्या काम कर सके, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगा दे कि देखो आज बेटा मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसा टॉपिक के बारे में ऐसी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर जगा दे कि बच्चों में इंटरेस्ट जग जाए कि अच्छा सर ये पढ़ाने वाला हो, सर क्या टॉपिक है ये, अच्छा बाद में बताऊंगा टॉपिक, तो कुछ जानते हो इसके बारे में, अच्छा देखो ये टीएलएम के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चे इंटरेस्ट ले जाए, अच्छा सर बताओ हमें भी पढ़ाओ। मतलब इस तरीके की क्यूरियोसिटी जगा दे बच्चों के अंदर, इंटरेस्ट जगा दे इस तरीके का बच्चों के अंदर। तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होनी चाहिए, जो क्लासरूम का माहौल होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर को फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देना चाहिए। कैसा असेसमेंट होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। ये मैंने आपको, जो बच्चों ने भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो जाके पुरानी वीडियो सभी देख लेना। असेसमेंट वाला चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान चलता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है, तो कुछ बच्चे आपके सही बता देंगे, कुछ गलत बता देंगे। तो जो गलत बता देंगे उनको मैं अभी सही बता दूंगा कि बेटा ये नहीं होता है, ये वाला सही होता है, ठीक है। तो मैंने क्लास के दौरान ही उनको सही करा दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो ये वाला असेसमेंट सही माना जाएगा ना, कि भाई जो आपने गलत बताया कमेंट बॉक्स के अंदर गलत बताया, तुरंत मैंने उसको सही करा दिया। तो इस वाले असेसमेंट को आपको ज्यादा फोर्स करने की, बढ़ावा देने की बात करता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जो आपकी क्लासरूम होती है। आपके इसकी बात हो तो प्रोजेक्ट पर बल देना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में प्रोजेक्ट पर भी बल देना चाहिए, बच्चे के पोर्टफोलियो पर भी बल देना चाहिए, ठीक है। बच्चे के पोर्टफोलियो वगैरह पर भी बल देना चाहिए। तो ये सब तरीकों पर बल देना चाहिए अगर बच्चे के यहाँ पर असेसमेंट की बात आपको देखने को मिल रही है तो, ठीक है। ऐसी क्लासरूम के अंदर ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, टीचर फैसिलिटेटर की सुविधा प्रदान करता हो और अपने शिक्षक के दौरान विद्यार्थियों की समझ संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता हो। देखिए, बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि वो बच्चों को अच्छे जो है एक हिंदी में टर्म उन्होंने दी थी, संपन्न युक्त संसाधन है। अब पता नहीं संपन्न युक्त संसाधन था या सुविधा युक्त संसाधन था, कुछ इसी प्रकार की टर्म उन्होंने यूज की थी। काफी टाइम पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली संसाधन जरूरत है वहां पर, ठीक है। यानी अपने बच्चों को संसाधन का बेसिकली मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इस क्लासरूम के अंदर ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए। संसाधन के अंदर बेसिकली आ जाएंगे आपके जो आपके टीएलएम वगैरह होते हैं, जो आपके टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सब आपके संसाधन के अंदर आ जाएंगे। और वहीं पर एग्जामिनर ने एक छोटा सा वो टेक्निकल चीज वहां पर फंसाई हुई थी।
उसने दे दिया प्रिंट रिच संसाधन दे दिया। क्या दे दिया? उसने दे दिया ऑप्शन के अंदर प्रिंट रिच संसाधन दे दिया। ठीक है, प्रिंट रिच रिसोर्स दे दिया, प्रिंट रिच आपका संसाधन दे दिया। अब देखो प्रिंट रिच संसाधन क्या दे दिया, ऐसे हल्के से ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर फंसा देता है, जो अभी सी टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा। अब जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, छोटे बच्चे सामने बैठे हैं। अब यहां पर प्रिंट रीच का मतलब है कि पूरी क्लासरूम के अंदर आप कुछ ऐसे पोस्टर लगवा दीजिए, कुछ ऐसे चार्ट बनवा दीजिए जहां पर अल्फाबेट लिखी हो, जहां पर आपके कुछ पौधे के नाम लिखे हो, जहां पर पौधे बने हो, चार्ट के ऊपर कुछ आपके जो फल वगैरह बने होते हैं उनके लगे हो, कुछ प्लैनेट्स बने हो। इस तरीके से कुछ प्रिंट रिच जो आपकी क्लासरूम है वो बनी हो। बच्चा डेली क्लासरूम में आता है, डेली फलों को देखेगा, जानवरों को देखेगा, पौधों को देखेगा। जब कॉन्क्रीट शेप में उनको देखेगा, मूर्त शेप में देखेगा, और साथ में उनके नाम लिखे हुए पड़े देखेगा, साथ में काउंटिंग भी देखेगा, तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में ऐसा प्रिंट रिच रिसोर्स भी देखने को मिलना चाहिए। साथ में टीएलएम होनी चाहिए। टीएलएम में भाई आपका ऐसा स्मार्ट बोर्ड की सुविधा हो सकती है। ठीक है, केवीएस वगैरह के अंदर तो जैसा आजकल ये चल रही है, लेकिन इनकी बातें तो, लेकिन आपके जैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है अभी उसमें ऐसी सुविधा नहीं आई, तो ऐसे ले सकते हो, और दूसरे टीएलएम आप लोग ले सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में ऐसे नए नए तरीके होने चाहिए ताकि बच्चा जल्दी जल्दी अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। ठीक है, तो यहां पर संसाधन का मतलब बेसिकली ये उसका मीनिंग था। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने ऐसा वातावरण पैदा करे जिसमें विद्यार्थी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सके। बेसिकली सिंपल सा ये मतलब आपको समझना है, ऐसा वातावरण बनाएगा जो वातावरण हो आपका लोकतांत्रिक। कैसा वातावरण हो? जो वातावरण हो आपका लोकतांत्रिक, यानी कि वातावरण होना चाहिए आपका डेमोक्रेटिक, आपका वातावरण होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब सभी के लिए समान, सभी के लिए इक्वल आपका वातावरण होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जैसे मान लो आप लोग आ गए, आप लोगों ने पैसे दे दिए, सभी ने बराबर दे दिए। ठीक है, बराबर लेके कोर्स बराबर पैसे दे दिए। अब मान लो आप में से कुछ बच्चे ऐसे उन्होंने कुछ फालतू पैसे दे दिए कि सर हम कुछ फालतू पैसे दे रहे हैं, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना, हमें थोड़ा सा पीडीएफ भी हमें अलग से देना, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के 25-20 मिनट अलग से देना। तो ये डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट नहीं होगा। डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट ये होगा ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जा सके बिना किसी भेदभाव के, जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट कहता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट आपका देना चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चों को, जैसे हमारे टाइम में स्कूल टाइम में होता था, जो टीचर होता था क्या काम करता था, प्राइवेट ट्यूशन देता था। जो प्राइवेट ट्यूशन देते थे उसको अलग ट्रीटमेंट देता था। अच्छा तू बड़े दिनों से स्कूल में नहीं आया, चल तू चुप बैठ जा। ठीक है, शोर भी मचाता था तब भी कुछ नहीं कहता था, और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कुछ हो गया, कुछ और बात होगी, उसको ज्यादा नंबर देता था। ठीक है, और जो ट्यूशन नहीं लेता था उसको ऐसे देखते थे, बस इसको तो आज ही तोड़ दो, आज बढ़िया करके इसको तोड़ दो। तो डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट नहीं होता था, ना ही वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का माहौल देखने को मिलता था। होता था आपके साथ ऐसा ही वो माहौल होता था। ठीक है, तो आपको डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर बनाना है, सभी को समान आपको बनाना है। ठीक है, आप लोगों को याद आ गई होगी अब अपने क्लास टीचर की, कि कौन आपका ऐसा क्लास टीचर था जो आपका ऐसा माहौल बना कर रखता था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के आपके टाइप्स की, कंस्ट्रक्टिविस्ट के आपके प्रकार की बात कर लेते हैं। अगर यहां तक आपको कोई परेशानी हुई तो बताइए। ठीक है, अब बाला, हाँ बाला इसको कह सकते हो कि बिल्डिंग एज जो लर्निंग एड। ठीक है, बाला का एक बच्चे ने पूछा, तो बाला को अगर मैं बताऊं, कहा गया बाला भाई, बाला का पूछ रहे, देखे बाला का बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, बाला के फुल फॉर्म की बात करें कि बिल्डिंग को एक लर्निंग एड की तरह माना जाएगा। बेसिकली अभी आपका लर्निंग का चैप्टर आने वाला है, लर्निंग के चैप्टर के अंदर आपके लर्निंग एड आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका बाला भी आ जाएगा। अब अभी आपने बीच में मतलब पूछ लिया, और बीच में मतलब इसलिए आपने पूछा कि जो मैंने आपको प्रिंट रिच वो जो बताया हुआ है, रिसोर्स बताया हुआ है, उसी से आपने मतलब पूछा है कि सर जैसे बाला भी हो सकता है। ठीक है, बाला आप लोग इसके ले सकते हो, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, वहां पर पूरे स्कूल को वहां पर प्रिंट किया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग को, दीवार को, सब चीज को वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लासरूम के संसाधन की बात की जा रही है, जो उसके अंदर है, सिर्फ क्लासरूम के अंदर जो संसाधन है। ठीक है, तो बाला तो एक बहुत बड़े व्यापक रूप से आपका हो जाएगा। लर्निंग के टूल्स आने दीजिए, मैं आपको बाला भी बता दूंगा। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्यूशन पढ़ता था वो गधा, जो गधा भी होशियार, और जो ट्यूशन न लगाए वो डकैत जैसे ट्रीट करते थे। हाँ भाई, ये यही हाल होता था, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के टाइप्स की, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट के प्रकार की, रचनावाद के प्रकार की। देखिए पहला देखने को मिलता है आपका कोग्निटिव कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म देखने को मिलता है, ठीक है। संज्ञानात्मक रचनावाद देखने को मिलता है, जो आपका बेसिकली पियाजे साहब द्वारा दिया गया है ये। इसमें कहते हैं कि जो कोग्निशन होता है उसके द्वारा आपको ज्ञान निर्मित होता है, ठीक है। जो कोग्निशन होता है बेसिकली, अभी आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कोग्निशन होता है, क्या मतलब कौन जीन पियाजे है। और आई थिंक बहुत से बच्चों ने यूट्यूब पर पढ़ लिया होगा, या जैसे प्रैक्टिस सेट देखते होंगे तो आपको बहुत सी चीजें पता भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि रचनावाद जो होता है, जो आदमी अपने ज्ञान का निर्माण करता है, वो कोग्निशन द्वारा करता है। जो हमारे माइंड के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती है उनके द्वारा अपने कोग्निशन का यूज करके वो ज्ञान का निर्माण कर लेता है। उसी के अलावा दूसरे मनोवैज्ञानिक देखने को मिले, जो आपके थे लेव वाइगोत्स्की साहब। लेव वाइगोत्स्की ने कंसेप्ट दिया आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, यानी कि सामाजिक रचनावाद का। किसका? सामाजिक रचनावाद का, जो आपके सीटेट के एग्जाम में ये वाला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। किसका? सामाजिक रचनावाद का। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो आपका दूसरा कंसेप्ट दिया सामाजिक रचनावाद का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, ये कहता है कि जो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान को निर्मित करता है, वो समाज से इंटरेक्ट करके करता है। किससे? समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके करता है। लेव वाइगोत्स्की ने जो अपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ये वाली बात कही थी, ठीक है। और आपके एग्जाम में वाइगोत्स्की साहब का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ना कि आपके प्याजे साहब का इतना देखने को मिलता है। अभी तक तो नहीं आया था, ठीक है। तो प्याजे साहब का अगर आपको आ जाए तो आप लोग बता सकते हो कि प्याजे साहब ने आपका जो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था, प्याजे ने दिया था, जिसमें कोग्निशन के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी इनको कहा जाता है, जीन प्याजे को कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इन्हीं के ऊपर आने वाली है, डिटेल में जो इनका सिद्धांत आने वाला है, ठीक है। और बाकी वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो रचना करता है बच्चा अपने ज्ञान की, वो समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके करता है। उसके बाद अगला सिद्धांत फिर इनके ऊपर आएगा, डिटेल में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली कुछ टर्म दी थी। आज से पहले सीटेट के एग्जाम में टर्म नहीं आती थी, बट इस बार ये टर्म आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये टर्म इन्होंने बेसिकली अपने सिद्धांत से संबंधित दी, ठीक है। सामाजिक रचनावाद से संबंधित दी, सामाजिक रचनावाद से संबंधित ये आपकी टर्म दी थी कि जो बच्चा अपने ज्ञान का जो निर्माण करता है उसके लिए बेसिकली टर्म दी थी। उसी से संबंधित ये आपके 3 स्टेप है, ये 3 आपके चरण है कि किस प्रकार से बच्चा निर्माण करता है ज्ञान का। उसमें पहला आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा क्या काम करता है? जो समाज होता है, जो समाज होता है, समाज के यहाँ पर बच्चा नियमों को मानकर फिर ज्ञान की रचना करता है। समाज के अंदर कौन आ जाता है? उसका परिवार आ जाता है, स्कूल आ जाता है, आसपास के एनवायरमेंट के अंदर लोग आ जाते हैं। उनके नियम जो भी रहते हैं, उनकी जो बातें होती है, उनको मानकर फिर अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। दूसरा आ जाता है आपका इंटर सब्जेक्टिविटी। सीटेट के एग्जाम के अंदर देखने को मिला आपका इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है? यहां पर जो बच्चा होता है वो समाज के साथ मिलकर फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। समाज के साथ मिलकर कैसे? या तो अपनी फैमिली के साथ मिलेगा, या अपने स्कूल के टीचर, अपने दोस्त यार के साथ मिलेगा, या आसपास के एनवायरमेंट के साथ मिलेगा, और मिलकर फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनलाइजेशन, जब अपने आप आदमी ज्ञान का निर्माण खुद अपने अंदर झांक कर खुद इंटरनलाइजेशन करके करता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनलाइजेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रोसेस आपके इन्होंने बताए थे। अब देखिए जो आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसके द्वारा आपकी मीनिंगफुल लर्निंग, या फिर कह सकते हो मीनिंगफुल लर्निंग के साथ में आपकी जो ये क्लासरूम है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, जरा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए या क्या विशेषता नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप जरा इनके पॉइंट देख लीजिए, मेन मेन इसकी विशेषता देख लीजिए। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव आप लोग खुद निकाल सकते हो। देखिए
अगर बात करें मीनिंगफुल लर्निंग की या सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करें या कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, सब उसी का एक तरीके से आपका हिस्सा है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलना चाहिए? क्लास डिस्कशन मिलना चाहिए। जो भी आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होगी उसके अंदर आपका डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं और एक्टिव तरीके से सीखते हैं। तो क्लास डिस्कशन हो जाएगा। और क्लास डिस्कशन में कैसे सीखेंगे? एक्टिव तरीके से बच्चा यहां पर सीखेगा। कैसे? एक्टिव तरीके से यहां पर बच्चा सीखेगा और आपस में इंटरेक्ट करके सीखेगा। कैसे सीखेगा बच्चा? बच्चा यहां पर सीखेगा आपस में इंटरेक्ट करके, यहां पर बच्चा सीखेगा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका डिस्कवरी लर्निंग। देखिए, कोई भी आपकी क्लासरूम हो गया, मीनिंगफुल लर्निंग जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपका डिस्कवरी लर्निंग जरूर होगी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। एनईपी 2020वीं इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की आपकी बात कर रही है। कौन? आपकी एनईपी 2020वीं। ये कह रही है कि डिस्कवरी लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, जिसमें बच्चा अपना खोजबीन करके कुछ चीजों को सीख पाए। आपने बच्चों को कोई काम दे दिया, ठीक है, नोट होमवर्क, नोट असाइनमेंट, मतलब ये इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। आपने XYZ कोई काम दे दिया कि बेटा जा अपने जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके बारे में कोई मतलब कुछ विशेषता लिख के लाइए। ठीक है। तो बच्चा घर जाएगा, घर जाके वो अपनी बॉडी के बारे में विशेषता लिखेगा। फिर अपने आसपास के लोग हैं उनसे पूछेगा, जो बुजुर्ग है उनसे पूछेगा, जो छोटे बच्चे उनसे उनसे बारे में पूछेगा। तो ये सब विशेषता बच्चा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने पास ये डेटा कलेक्ट करेगा और फिर अगले दिन स्कूल में जाकर लिखेगा। तो बच्चे ने क्या काम करा? बच्चे ने एक्टिव होकर चीजों को, एक्टिव होकर डेटा को कलेक्ट करा और फिर चीजें सीखी और अगले दिन जाकर टीचर के सामने प्रेजेंट करा। जबकि होमवर्क देकर और अपना कुछ असाइनमेंट कलेक्ट कराकर टीचर को दे दिया तो वो आपकी सिर्फ एक रोट लर्निंग की तरफ बढ़ावा देती है, और रोट लर्निंग हमको बच्चों को नहीं करानी। ठीक है। अगला है सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी। जब शुरू से किसी काम की खोज करता है कि सर ये वाला काम ऐसे क्यों है, अच्छा सर मैं ये वाला काम कर सकता हूं, लेकिन हमने आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं करा है। ठीक है। हम ये क्या काम करते थे कि ये पहले वाला काम ये करेगा, सर ये वाला काम मैं नहीं करूंगा। अगर टीचर क्वेश्चन भी पूछता था ना कि ये वाला सवाल किसको आता है, तो हाथ शायद ही किसी का खड़ा होता था आप में से किसी का हाथ नहीं, पहले देखते थे चारों तरफ किसका खड़ा हो रहा है, फिर खड़ा करते थे। ठीक है। तो आप में से था कोई तुर्रम का जो पहले हाथ खड़ा करता था? ऐसे खड़ा करते थे आराम आराम से देख देख के। ठीक है। तो यहां पर जो क्या हो, स्वयं शुरू की जांच करो। ठीक है। सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी यहां पर करनी चाहिए आपकी इस प्रकार की क्लासरूम में। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर आपकी सहयोगात्मक शिक्षा के अंदर जहां पर आपस में इंटरेक्ट करके चीजें सीखी जाएगी। कैसे? जहां पर आपस में चीजें इंटरेक्ट करके चीजें सीखी जाएगी। और कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जहां पर आपस में ग्रुप बांट दी जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बांट दी जाएंगे। ठीक है। और बेसिकली ग्रुप कोई ज्यादा बड़े नहीं होंगे, 3 से 5 तक के आपके ग्रुप हो सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बांटकर और फिर उन पर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्व कौन करेगा? टीचर करेगा। और फिर आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से ये ग्रुप भी आपस में क्या काम करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर भी आपका एक कंस्ट्रक्टिविज्म का भी तो एग्जांपल देखने को मिलेगा। यहां पर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं चीजें। ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर आपका ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि यहां पर भी आपका क्या देखने को मिल रहा है? इंटरेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन, जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी आपका इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। हिंदी में भी बताया करो। देखो कुछ टर्म ऐसी होती है, इनको हिंदी में नाम याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़े टर्म का आप जानकर नाम आपको इंग्लिश में बताता हूं। जब आप लोग आगे एग्जाम में जाओगे ना तब फंस जाओगे। जैसा भी मैं कंस्ट्रक्टिविज्म में बता रहा हूं, इसके कई नाम हिंदी के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, एक नाम इंग्लिश में नाम याद करना सही है या उसी के 4 नाम हिंदी में याद करना सही है? मुझे एक बात बताओ। एक नाम इंग्लिश में नाम याद करना सही है ना, बजाय उसको 4 नाम इंग्लिश में याद करने से बढ़िया। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बताता हूं इन नामों को, ताकि वो आपको जुबान पर पक्के हो जाए, वरना आगे जाके फिर आपको दिक्कत होने वाली जब किसी मेन एग्जाम के अंदर आप बैठोगे। ठीक है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट याद करना सही रहेगा या परीक्षण याद करना सही रहेगा? खुद सोच के देखो। एक्सपेरिमेंट या परीक्षण, परियोजना सही रहेगा, प्रोजेक्ट सही रहेगा? तो ये तो डेली कॉमन में हमारे यूज होते हैं। ठीक है। फील्ड ट्रिप हो गया या क्षेत्र भ्रमण रहेगा। ठीक है। तो
नाम के अंदर मतलब कुछ थोड़ा सा आदत डालिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सभी आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज क्लासरूम या मीनिंगफुल लर्निंग के आपके एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें आपस में सहयोगपूर्ण तरीके से इंटरेक्ट करके बच्चा चीजें सीखता है, ठीक है। फील्ड ट्रिप में भी क्या होता है, फील्ड ट्रिप आपका मैंने बताया हुआ है ईवीएस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। देखिए फील्ड ट्रिप भी ऐसे नहीं है कि मतलब उठाया और चल दिए, कहीं पर भी फील्ड ट्रिप चल दिए। देखिए फील्ड ट्रिप में भी क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। फील्ड ट्रिप में सबसे पहले की जाती है प्लानिंग। फील्ड ट्रिप में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करने का। मान लीजिए हमें बच्चों को कोई चैप्टर सिखाना है, XYZ चैप्टर सिखाना है, चलो पौधे के बारे में सिखाते हैं। तो पौधे के बारे में सिखाने के लिए हमें बराबर में कोई नर्सरी है, वहां पर बच्चों को लेकर जाना है। तो नर्सरी में लेकर जाना है तो सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी प्लानिंग, कि हमको किस प्रकार से बच्चों को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है और कहां पर लेकर जाना है। प्लानिंग के बाद हमको जहां पर भी फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना है, तो वो नजदीक का क्षेत्र भ्रमण होना चाहिए। कहां पर, वो नजदीक का क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना है। ये नहीं कि लेकर चलेगा 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर कि चलो क्षेत्र भ्रमण पर लेकर चलेगा, नहीं। कोई स्कूल के नजदीक में कुछ होना चाहिए जहां पर बच्चों को ले जाकर चीजें सिखाई जा सके, ठीक है। अगर नर्सरी में लेकर चले गए, पेड़ों के बारे में बता रहे कि बेटा देखो ये पेड़ों के बारे में बता रहे, तो बच्चा क्या काम करेगा, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा अनुभव करेगा पेड़ों के बारे में, ठीक है। ये पेड़ है, ये तना है, पत्तियां इस तरीके से हो पा रही है, तो वो आपका इफेक्टिव फील्ड ट्रिप माना जाएगा, क्षेत्र भ्रमण वो आपका माना जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा आपस में यहाँ पर कोलेबरेटिव करेंगे, आपस में एक दूसरे से चीजें सीखेंगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार इफेक्टिव लर्निंग मानी जाएगी, या आपके क्लासरूम के भी आपका तरीका ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका भाई रचनावाद के अंदर जो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बारी है आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर की बारी है आपकी। अब मैं आंसर पूछता हूं और मोबाइल मैंने अपना उठा लिया, अब चेक करता हूं आपका कितना स्कोर है। जो आंसर गलत देगा उसके बैच को डीएक्टिवेट करवा दूंगा। अब देखता हूं कौन आंसर देगा, ठीक है। अभी अपने को बैठाता हूं, इनका आंसर देगा, जो जो गलत देता है इनके बैच डीएक्टिवेट करवाते जाइए, ठीक है। जो आंसर सही देगा उसको इनाम देता जाइए, ठीक है। इनाम के अंदर उसको पता है क्या मिलेगा, उसको 1-1 रुपया मिलता जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। चलो भाई अब लेते हैं आप लोगों का टेस्ट, आ जाओ सामने स्क्रीन पर, देखते हैं कौन तुर्रम खाए, ठीक है। वैसे भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, इसके आसानी क्वेश्चन है, सारा चैप्टर तो बता दिया। चलो अब शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक रचनावादी कक्षा में डैश सीखने का केंद्र है, बताओ कौन सा सीखने का केंद्र है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अनुबंधन, कंडीशनिंग, जी नहीं। रटकर स्मरण करना, रोट मेमोराइजेशन आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रचनावाद रटकर सीखने को बढ़ावा देने की बात नहीं कर, ये तो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप लोगों का बैच कैसे डीएक्टिवेट होगा, फिर दोबारा से बैच कैसे ले पाओगे, ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अर्थ बनाना, चलो ये तो बता देता हूं, 2 ऑप्शन तो मैंने दे दिए। अर्थ बनाना क्या हो जाएगा, अर्थ बनाना यानी कि मीनिंग मेकिंग हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड से हो जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस किसको बढ़ाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस बढ़ाता है आपका रोट लर्निंग को बढ़ाता है। तो ये आपको कभी आंसर सही नहीं बताता, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सही है, इसके बाद आप लोगों का कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ जल्दी से, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जेपी गिलफोर्ड या फिर लेव वाइगोत्स्की, बताओ सही जल्दी से आंसर, ठीक है। हाँ सर, ऐप में सुधार करा दीजिए, डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। भाई ऐप का तो यही है, सभी का यही रहता है, ठीक है। आप पूरी जगह कहीं भी पढ़िए इतना ही रहता है। दूसरे का डी, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की को माना जाता है, बच गया, ठीक है। नजर है मेरी एक एक के ऊपर, देख लो, ठीक है। गया आज, वरना बहुतों का बैच जाएगा, ठीक। फिर मत कहना। अगला देखो, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी क्लासरूम का एग्जाम्पल है। एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, यानी कि कोलेबरेटिव लर्निंग से सीखते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ तीसरे का। अरे भाई ये कौन गया, दूसरे का पहला बता रहा था। एक तो मिल गया, एक बैच 1490 रुपये हमारे आ गए आज, कहा गया ये ऊपर गया।
इसका बताओ जल्दी, तीसरे का। ठीक है। अमित, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? तीसरे का चौथा, हाँ ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, एक ऐसी क्लासरूम जहां बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कोलेबरेटिव लर्निंग से। किससे? कोलेबरेटिव लर्निंग से। विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को कंट्रोल नहीं किया जाता। ये तो आपके व्यवहारवादी करते थे, पुरस्कार दे दिया, कोई चीज दे दी स्टिमुलस के बाद, ठीक है, उनको रिस्पॉन्स करवाया, प्रतिक्रिया करवाई, नहीं करवाना। एक कक्षा जहां पढ़ाया जाता है, फिर निर्धारण इस बात से होता है कि उनका क्या मूल्यांकन किया जाता है, नहीं। एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, जी नहीं। कोलेबरेटिव लर्निंग से जहां सीखा जाता है, वहां पर आपकी क्या होगी, सामाजिक रचनावादी क्लासरूम होगी, ठीक है। एक बच्चा बच गया, 1490 रुपए गए आज हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूं, इस बार नजर रखूंगा। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? बताओ भाई, आपका कौन असेसमेंट को चिन्हित करता है? मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए, व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल सही आंसर है भाई। पहला ही आंसर आपका सही हो गया, कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं तो पहले के साथ हूं, ठीक है। पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी पढ़ लेते एक बारी को, ठीक है। एक बार बाकी पढ़ के देख लेते हैं। अगला है, मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत, अंतःक्रिया शामिल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे वाला तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जो दूसरे वाला देगा तो समझ लो वो तो हो ही नहीं सकता दूसरा। मूल्यांकन बच्चे के जानकारी के प्रत्यय स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसका तो मुझे नहीं पता क्या है। मूल्यांकन को केवल बच्चों को क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चा ये बच्चे क्या नहीं जानती, इसका मुझे भी नहीं पता। बताओ इसका चौथे का बताओ सही आंसर क्या होगा, इसका बताओ जल्दी से। चौथे का, चौथे का, चौथे का दो दे रहे हैं भाई, इनके नाम लिख जो दो दे रहे हैं, ठीक है। दो क्यों दे रहे हो भाई? चौथे का ए, हाँ अब सही आए ए वाले, कहा गए ए वाले। चौथे का तीन, हाँ ठीक है। ए वाले कहा गए, ए तीन। गए गए गए, जल्दी जल्दी। ये ए वाले और तीन वालों को पकड़ने जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है। अरे गधो, फंस गए। मूल्यांकन को चिन्हित करता है, इतनी जल्दी फंस गए। तुम्हारे बैच जो है ना वाकई में डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अरे विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए। बच्चों में डर और तनाव पैदा करने की बात कभी मैंने कही है? कभी नहीं करना चाहिए आपको बच्चों में डर और तनाव पैदा। एकदम ही मैंने फंसाया तो फंस गए, ठीक है। बता दिया ये और तीसरे के साथ। जो बच्चे अड़े हुए थे सेकंड पर, उनका आंसर सही है कि विविध प्रकार के तरीके, पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो तो मैं बता चुका उनको। तो पोर्टफोलियो होना चाहिए, कक्षागत अंतःक्रिया होना चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो सेकंड आंसर आपका सही होना चाहिए। बता यार कैसे बच्चों यार फंस गए, ठीक है। क्या करोगे यार, अभी भी सी दे रहे हैं, थर्ड दे रहे हैं। थर्ड कौन सा है? मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रत्यय स्मरण, याद करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यार याद करने के साथ जाओगे? बताओ यार, नाम मिट्टी में मिलवा दिया यार, हटाओ। अब कितनों के बैच डीएक्टिवेट करेंगे यार? ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। और इसका किसी ने गलत बता दिया तो इसका वाकई में आपके बैच से ले लूंगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसका किसी ने गलत बता दिया। देखो, अब इसका सही से बता देना, ठीक है। एक सामाजिक रचनावादी क्लासरूम में सीखना किसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। सीखना किसको प्रोत्साहित किया जाता है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ये तो नहीं होने का। स्वनियमता, क्रिटिकल थिंकिंग, ये हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो जाएगा। समस्या समाधान, ये भी नहीं होगा। अर्थहीन, ये भी नहीं होगा। अब बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जरा किसको कितने आ जाएंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। प्राइज दीजिए सर, प्राइज नहीं तुम्हारे टांगे तोड़ेंगे जो है उल्टे सीधा आंसर बताते हो। अच्छा ये हटा देता हूं, फंसोगे नहीं अब के। बताओ जल्दी आंसर। पांचवे का सी, पांचवे का सी यानी थर्ड। सी के साथ जाते जा रहे हो, दो वाले भी आ गए, दो और तीन, दो तीन में लड़ाई चल रही है, दो तीन दो तीन। ठीक है, चौथा नहीं होगा ये, पांचवा। चौथा नहीं होगा, चौथे के साथ ए वाला भी आ गया, तीसरा और चौथा।
ठीक है, देखो भाई यहां पर किसकी बात हो रही है, रचनावादी क्लासरूम में सीखने को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो। पहली चीज आ गई आपकी क्या, मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन में बच्चा क्या काम करेगा, अपनी सोच को और ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, यानी और ज्यादा डीप लेवल पर ज्यादा सोचेगा। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन करेगा, ठीक है, अपने आप को क्या काम करेगा, रेगुलेट करेगा। तो दूसरा भी आपका ठीक हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो गदो जहां पर भी आ जाएगी वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम सोल्विंग करेगा, समस्या का समाधान करेगा, ये भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं मीनिंगफुल होता और ड्रिल नहीं होता यहां पर, तो आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका सही हो जाएगा। कहा है यार, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ये है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो थर्ड थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, और एक एक क्वेश्चन के अंदर आप फंस गए, तो ये चीज देखकर बड़ा अचंभा हुआ यार, मतलब कोई भी फंसा सकता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा वो कराने वाला, वो आपको पियाजे की थ्योरी आएगी, उसके बाद वाइगोत्स्की की थ्योरी आएगी, उसके बाद बाकी के जो आपके चैप्टर है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर फिर मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ सवाल